कहानियों के मनोरम सफ़र में आपका स्वागत है। लीजिए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक और नायाब कहानी जिसका नाम है प्रायश्चित। तो लीजिए प्रारंभ है कहानी। दफ्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान है। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर में आता है और उतने ही सवेरे जाता भी है। चपरासी की हाजिरी 24 घंटे की, वह छुट्टी पर भी नहीं जा सकता, अपना एवज देना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए, तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा। चपरासी ने दौड़कर पैरगाड़ी ली, अर्दली ने दौड़कर कमरे की चीख उठा दी और जमादार ने डाक की किस्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक हो गया। वे कई मिनट तक आश्चर्यचकित हालत में खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई हो। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बदहवास वे कभी नहीं हुए थे। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह 1 महीने से खाली थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वह जगह दी थी और सुबोध चंद्र वह व्यक्ति था जिसके नाम से ही मदारी लाल को घृणा थी। वह सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था, जिसे जक देने को उन्होंने कितने ही चेष्टा की थी पर कभी सफल नहीं हुए थे, वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर नहीं थी। इतना मालूम था कि वह फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा था वहीं मर गया होगा, पर आज वह मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था। मदारी लाल को उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा। इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए, झूठे आरोप किए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वह आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का उपाय नहीं सूझता था। मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था। दोनों एक ही दिन एक ही साला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की वह चिंगारी पड़ गई जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी नहीं बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वह मदारी लाल से हर एक बात में बड़ा हुआ था। डील डौल, रंग रूप, रीति व्यवहार, विद्या बुद्धि, ये सारे मैदान उसके हाथ थे। मदारी लाल ने उसका यह अपराध कभी क्षमा नहीं किया। सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उसके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब यह मालूम हुआ कि सुबोध बसेरे जा रहे हैं, तब तो मदारी लाल का चेहरा खिल उठा।
उनके दिल से वह पुरानी फांस निकल गई। पर हाँ, हतभाग्य, आज वह पुराना नासूर सतगुण टीस और जलन के साथ खुल गया। आज उसकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्यायी है, विधि इतना कठोर। जब जरा चित्त शांत हुआ, तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर दे। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त है? मदारी लाल ने मुस्कुराकर कहा, वह तो आप लोगों को 2-4 दिन में ही मालूम हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की क्या शिकायत करूं? बस चेतावनी दे दी कि जरा संभल के रहिएगा। आदमी योग्य है, पर बड़ा ही क्रोधी, बड़ा दंभी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है, खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक न ले। पर क्या मजाल कि कोई मातहत एक कौड़ी भी हजम करने पाए। ऐसे आदमी से ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊँ। दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर है। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सुलूफ लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा, और चपरासियों को तो शायद दफ्तर में दर्शन ही न हो। इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। इसके 1 सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे। तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहाँ कैसे आए? ओह, आज एक युग के बाद भेंट हुई। मदारी लाल बोले, यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ। आप तो कुशल से है। सुबोध बोले, अजी मेरी न पूछो। बसरा, फ्रांस, मिस्र और न जाने कहाँ कहाँ मारा मेरा फिरा। तुम दफ्तर में हो, यह बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे काम चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ, मगर जहाँ जाता हूँ मेरा सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है। बसरे में सभी अफसर खुश थे, फ्रांस में भी खूब चैन किए। 2 साल में कई 25,000 रुपये बना लाया और सब उड़ा दिया। वहाँ से आकर कुछ दिनों कॉर्पोरेशन दफ्तर में मटर गश्ती करता रहा। यहाँ आया तब तुम मिले। क्लर्कों को देखकर, ये लोग कौन हैं? मदारी के हृदय में बरछिया सी चल रही थी। दुष्ट 25,000 रुपये बसरे से कमा लाया, यहाँ कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी नहीं जमा कर सके। बोले, यह लोग बोर्ड के कर्मचारी है, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला, आप लोगों ने व्यर्थ यह कष्ट किया। मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत न होगी। मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेक नामी हो और मैं भी सुखुद रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र है और लंगोटिया यार है।
एक वाक चतुर क्लर्क ने कहा, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, यथाशक्ति आपको असंतुष्ट न करेंगे, लेकिन आदमी ही है, अगर कोई भूल हो जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे। सुबोध ने नम्रता से कहा, यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा यही सिद्धांत रहा है। जहाँ रहा मातहतों से मित्रता का बर्ताव किया। हम और आप दोनों ही किसी तीसरे के गुलाम हैं, फिर रोब कैसा और अफसरी कैसी। हाँ, हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले, तब आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा। पहले सभी ऐसे ही बातें करते हैं, ये दिखाने के दांत है। सुबोध को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उसके बर्ताव से खुश है। वह इतना प्रसन्नचित है, इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिलता है सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द तो उसकी जबान पर आता ही नहीं। इनकार को भी वह अप्रिय नहीं होने देते, लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है। सुबोध के ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते हैं। उसके विरुद्ध कोई न कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल न हुए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया, लज्जित होना पड़ा। वे चाहते थे कि भूसे में आग लगाकर दूर से तमाशा देखे। सुबोध से यूं हंसकर मिलते, यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते, मानो उसके सच्चे मित्र है, पर घात में लगे रहते। सुबोध में सब गुण थे, पर आदमी पहचानना नहीं जानते थे। वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त समझते हैं। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए, तब कुर्सी खाली देखी। वे किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर 5,000 के नोट पुलिंदों में बंधे हुए रखे थे। बोर्ड के मदरसे के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, उसी के दाम थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं। उनकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकले और चपरासी को पुकार कर बोले, बाबूजी भीतर है। चपरासी आज ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तमोली की दुकान से आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, यह मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसिल लेकर चला गया। जरा देर में लौटकर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में नहीं थे, फाइल मेज पर रखाया हूँ। मदारी लाल ने मुंह सिकुड़कर कहा, कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है। मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले
सबके सब देवता है। कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छे अच्छों की नीयत बदलते देखी है। इस वक्त हम सभी साह है, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके। मनुष्य की यही प्रकृति है। आप जाकर उनके कमरों के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टाल कर कहा, चपरासी तो दरवाजे पर बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझलाकर कहा, आपसे मैं जो कहता हूँ वह कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई ऋषि मुनि है? चपरासी ही कुछ उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी है तो 300 की। यहाँ एक एक कागज लाखों का है। यह कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब चित्त शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपा कर रख दिया। फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र कोई 1 घंटे के बाद लौटे तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया है? भाई, क्या मेरी बेदखली हो गई? मदारी लाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब, गुस्ताखी माफ हो। आप जब कभी बाहर जाए, चाहे 1 ही मिनट के लिए क्यों न हो, तब दरवाज़ा बंद कर बाहर जाए। आपकी मेज पर रुपए पैसे और सरकारी कागज पत्र बिखरे पड़े रहते हैं। न जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना है कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तब ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं, इसकी खबर ही नहीं थी। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 ही बजे रुपए मंगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाए या नहीं? ठेकेदार बोला, हुजूर, रसीद लिखवा लाया हूँ। सुबोध बोला, तो अपने रुपए ले जाओ। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली। तब नोटों के पुलिंदे नहीं थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हो। कुर्सी के समीप के सब कागज उलट पलट डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। नोट कहाँ गए? अभी तो मैंने यहीं रखे थे। जहाँ का सकते हैं। फिर फाइलों को उलटने पलटने लगे। दिल में जरा जरा धड़कन होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले, पुलिंदों का पता नहीं। तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आधे घंटे में होने वाली घटनाओं की मन में आलोचना करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए, खूब याद है। भला यह भी भूलने की बात है, और इतने जल्दी? मैंने नोटों को लेकर यहीं मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गए, पुराने मुलाकाती है, उनसे बातें करना जरा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए, बस इतनी ही देर हुई। जब से गया हूँ तभी से पुलिंदे यहीं रखे थे, खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में नहीं रखे। फिर गए तो गए कहाँ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए हो,
यही बात है, मैं व्यर्थ ही इतना घबरा गया। छी! तुरंत दफ्तर में आकर मदारीलाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से नोट तो उठाकर नहीं रख दिए? मदारीलाल ने भौचक्के होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर ही नहीं। अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में न देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए, तब दरवाज़ा बंद करा दिया। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं? सुबोध आंखें फैलाकर बोले, अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं, अभी अभी चेक भुनाया है। मदारीलाल ने सिर पीट कर कहा, पूरे 5,000? या भगवान, आपके मेज पर खूब देख लिया, अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ। चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था। आइए जरा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, अलमारियाँ, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के वर्क उलट पुलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा ले गया। अब इसमें कोई सुबह न था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग फक हो गया, जरा सा मुंह निकल आया। इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता कि महीनों से बीमार है। मदारीलाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया, और क्या, आज तक कभी ऐसा अंधेर नहीं हुआ था। मुझे यहाँ काम करते 10 साल हो गए, कभी धेले की चीज गायब नहीं हुई। मैं आपको पहले ही दिन सावधान कर देना चाहता था कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा, मगर सुधनी थी, ख्याल न रहा। जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया। वह लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता। यहाँ से तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, मगर दरवाजे ही से झांक कर चले आए। सोहनलाल ने सफाई दी, मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ जो मैंने अंदर कदम रखा हो। मदारीलाल ने माथा सिकुड़कर कहा, आप व्यर्थ में कस्में क्यों खाते हैं? कोई आपसे कुछ कहता है? सुबोध के कान में बोले, बैंक में कुछ रुपए हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दीजिए, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, अब उसके साथ अपमान क्यों? सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपये होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी, समझ लेता। जैसे 25,000 उड़ गए, वैसे ही 30,000 भी उड़ गए। यहाँ तो कफन को भी कौड़ी नहीं। उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी विवशता को छिपाने की और कोई आड़ नहीं थी। दूसरे दिन प्रातःकाल चपरासी ने मदारीलाल के घर पहुंचकर आवाज़ दी। मदारी को रात भर नींद नहीं आई थी, घबराकर बाहर आए। चपरासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर, बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारीलाल की आंखें ऊपर चढ़ गई, मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सवेरे मालूम हुआ। पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी है। जी हाँ, अभी डॉक्टर आने वाले हैं। बहुत से लोग जमा है।
सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं। हुजूर, लाश की ओर ताकते नहीं बनता। कैसा बलहानुस हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। एक सयानी लड़की है जो ब्याहने लायक है। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लाश के पास आ जाती है। कोई ऐसा नहीं है जो रुमाल से आंखें न पोंछ रहा हो। अभी इतने ही दिन आए हुए, पर सबसे कितना मेलजोल हो गया था। रुपए की तो कभी परवाह ही नहीं की थी। दिल दरिया था। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। द्वार की चौखट पकड़कर अपने को संभाल न लेते तो शायद गिर पड़ते। पूछा, बहू जी बहुत रो रही है? कुछ न पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ी जाती है। आँख फूल कर गूलर हो गई है। कितने लड़के बतलाए तुमने? हुजूर, 2 लड़के हैं और 1 लड़की। हाँ हाँ, लड़कों तो देख चुका हूँ। लड़की सयानी होगी। जी हाँ, ब्याहने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज आई है। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिखकर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है छुरी चलाते बखत याद आई कि सुबह में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में मेरे बारे में कुछ लिखा है? तुम्हें यह क्या मालूम होगा? हुजूर, अब मैं क्या जानूं? मुद्दा इतना, सब लोग इतना कहते हैं कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंख पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ पढ़े थे नंदू। 8-10 साल साथ साथ रहे। साथ उठते बैठते, साथ खाते, साथ खेलते। बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई रहते हो। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा? आप तो चल ही रहे हैं ना, देख लीजिएगा। कफन का इंतजाम हो गया है? नहीं हुजूर, कहा न कि अभी लाश की डॉक्टरी होगी। मुद्दा अब जल्दी चलिए। ऐसा न हो कि कोई दूसरा आदमी बुलाने को आता हो। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे। जी हाँ, इस मोहल्ले वाले तो सभी थे। पुलिस ने मेरे बारे में तो उनसे कुछ पूछताछ नहीं की। जी नहीं, किसी से भी नहीं। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुँचे, उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखा दे। और सबके बयान तो लिख चुका हूँ। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखवाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्होंने मदारी लाल पर सुबह होता था, पर इस बयान ने उसका अंकुर भी निकाल डाला। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए आपको अम्मा बुलाती है। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहाँ तो रोज ही आते थे, पर घर पर कभी नहीं गए थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। कहीं इसका मुझ पर शक न हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट किया हो। कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा काँप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा सोता खुल गया
और लड़की तो दौड़कर इनके पैरों से लिपट गई। दोनों लड़कों ने भी घेर लिया। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों यह भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों का लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी नहीं निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिक पुती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान भी न था कि उसका यह फल होगा। वे केवल सुबोध को जिच करना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने की इच्छा नहीं थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वे मझधार में छोड़कर चले गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में यह बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था सब उनके चरणों पर रख देती। मुझसे तो वे यही कहते रहे कि कोई न कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि कह नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नस्तर चला रहा है। उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया और तब कुल्ला करके लेटे। कोई ऐसी बात न थी जिससे लेस मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम व्यर्थ घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वह किस दिन काम आएंगे? मेरे साथ के खेले हुए है, इस नगर में उनका सबसे परिचय है। रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मन में यह बात समाई। मैं नसीबो जूली ऐसी सोई कि रात को मिनकी तक नहीं। क्या जानती थी कि वे अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया मगर आंसुओं के प्रवाह को नहीं रोक सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वह तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइए जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। यह दफ्तर ही का कोई आदमी है। वो तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं है, पर है यही किसी दफ्तर वाले का काम। आपसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि आप उस पापी को बचकर न जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दे। आपको देखकर उनका यह हौसला न होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा और है कौन? किससे अपना दुख कहे? लाश की यह दुर्गति होनी भी लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दे, साफ कह दे, मैं ही वह दुष्ट, वह अधम, वह पामर हूँ। विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहे, वही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर भी फेर दी जाए, पर जुबान न खुली। इसी दशा में बैठे बैठे
उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वे जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई। अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुक्काम और हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, यह संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? सुबोध मेरे भाई थे, जिंदगी में उनके साथ कुछ सलूक न कर सका। अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ हक अदा कर लेने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ न कुछ हक था। रामेश्वरी ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठी बात पूछने न आए कि जरा ढांढस होता। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया। भिखारियों को अन्नदान दिया गया। मित्रों की दावत हुई और यह सब कुछ मदारी लाल ने अपने खर्चे से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है। अब मैं आपको और जेरबार नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज़्यादा और कोई क्या अदा करेगा? मगर मदारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार किया और अनुग्रह किया, उनसे हम मरते दम तक ऋणी हो गए। आपने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो न जाने हमारी क्या गति होती। कहीं रूख की भी छाह तो नहीं थी। अब हमें घर जाने दीजिए। वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूँगी। किसी न किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे। इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है? रामेश्वरी बोली, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था, मगर रुपये पूरे न पड़े। अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हजार खर्च हो गए और अभी तक छत पड़ने की नौबत नहीं आई। मदारी लाल बोला, कुछ रुपए बैंक में जमा है या बस खेती का ही सहारा है? विधवा बोली, जमा तो एक पाई नहीं है भैया जी। उनके हाथ में रुपए रहने ही नहीं पाते थे, बस वही खेती का सहारा है। मदारी बोले, तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों का गुजर बसर भी हो। रामेश्वरी बोली, और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटनी ही है। बच्चे न होते तो मैं जहर खा लेती। मदारी बोले, और अभी बेटी का विवाह भी तो करना है। विधवा बोली, उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं। किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो कुछ बिना लिए दिए विवाह कर लेंगे। मदारी ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूँ तो उसे मानोगी आप? रामेश्वरी बोली, भैया जी, आपकी सलाह न मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी, और दूसरा है ही कौन? मदारी बोले, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आपके भी रहेंगे। आपको कष्ट न होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी
किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गई। वह बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काट कर कहा, मैं कुछ न सोचूंगा और न कोई हुज्र सुनूंगा। क्या दो भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा का कोई उज्र न सुना गया। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया है। मदारी लाल उनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं, अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं।